हेलो टीजीटी पीजीटी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे अपना। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज जो कि हमारा जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है और इसमें जीआईसी लेक्चरार से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तीनों ही हमारे यहाँ पे कंप्लीट, जहाँ पे मैं इनको टारगेट कर रही हूँ, तो हम सभी यानी कि इनको अच्छे से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ जो यहाँ पे लिए हैं लिटरेरी टर्म से रिलेटेड लिए हैं, कुछ आपको यहाँ पे हिस्ट्री से संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। और चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं एक बेहतरीन जोश के साथ, एक अच्छे एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है कि मैकबेथ यूटर्स हिज यानी कि सोलोलिक्यू, एक सोलोलिक्यू बोलते हैं वो टुमोरो एंड टुमोरो एंड टुमोरो वैन। तो कब यहाँ पर वो जो सोलोलिक्यू है वो बोली जाती है, तो ही कम्स टू नो द ट्रूथ अबाउट मैकडफ, जब उसकी यानी कि जब वो जान लेता है किसकी मैकडफ की यानी कि उसकी सच्चाई के बारे में। या फिर अगर हम बात करें ही रिसीव द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ, या फिर जब उसे लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में पता चलता है कि वो मर चुकी हैं, तब आपको देखने को मिलता है। या फिर यानी कि बिरनाम वुड कम्स टू डन साइनिंग, तो ये आपको देखने को मिलता है। या फिर मेलकॉम आपको एंड सीवार्ड एंटर द कास्टल, या फिर जब कास्टल में वो एंटर करते हैं मेलकम और सीवार्ड, तो तब आपको या उनको पता चलता है यानी कि मैकबेथ को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कब यहाँ पर वो सोलोलिक्यू बोलते हैं, तो ये टुमोरो टू एंड टुमोरो टुमोरो, तो ये जो मिलती है आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा सही हो जाएगा कि ही रिसीव द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। तो जब उसकी डेथ हो जाती है उसकी वाइफ की, तो तब आपको देखने को मिलते हैं जब वो सोलोलिक्यू बोलता है। सोलोलिक्यू किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन है दी है आपके सामने। तो अ सोलोलिक्यू इज अ ड्रामेटिक लिटरेरी डिवाइस, ठीक है, वेयर इज अ कैरेक्टर स्पीक्स देयर एंटर मोस्ट थॉट्स, जो कि आपको देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें कि आगे सोलोलिक्यू होता क्या, देखो क्या होता है यहाँ पर। अगर हम बात करें एक एंटर मोस्ट थॉट्स होती है, जो कि वो लाउडली क्या करता है, व्हील अलोन, जब अकेला होता है तब वो उसको बोलता है, या तो वो खुद मन मन में बोलेगा, या फिर वो मतलब उसको यानी कि लिप्स फैला के भी आपको देखने को मिलेगा कि बोलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहाँ पे कोई अलोन होगा वो कैरेक्टर, वहाँ पे कोई और अदर्स कैरेक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, तो वो सोलोलिक्यू होती है आपकी, जो कि अकेले में वो क्या करता है, अपने आप से बात करता है, या सिर्फ ऑडियंस को डायरेक्ट वो चीज़ सुनाई देती है। क्योंकि ड्रामा है यहाँ पे कोई, अगर हम बात करें तो वो क्या है, स्टेज पर जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करें कि जब सिर्फ ओनली क्या होता है कि आपको सिर्फ ऑडियंस को पता चलता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या बात कर रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन मतलब उसके अलावा जो कैरेक्टर्स होते हैं, अदर कैरेक्टर जो उस प्ले में हैं, उनको इस बात के बारे में पता नहीं होता है, तो वो सोलोलिक्यू होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो अकेला थॉट कर रहा होता है, इनर थॉट्स होते हैं उसके, जब वो क्या करता है उस बात को, किसी भी चीज़ को यहाँ पे मतलब बात करता है, बात बोलता है, तो वो क्या हो गया, रिगार्डलेस यानी कि लेस ऑफ एनी यानी कि हियर्स, उसको कोई नहीं सुनता है, टू रिवील देयर ट्रू फीलिंग्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस, वो अपनी सभी फीलिंग्स को किसको शेयर करता है, डायरेक्ट ऑडियंस के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। इट डिफर करता है फ्रॉम यानी कि मोनोलॉगी, जिसको हम जैसे हम मोनोलॉगी होता है क्योंकि वो अकेला उस चीज़ को बोलता है, विच कैन बी एड्रेस टू अदर कैरेक्टर्स, वो किसी एक अदर कैरेक्टर को क्या करता है यहाँ पे एड्रेस करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को वहाँ पे सुन नहीं रहा होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे हैमलेट का आता है, जैसे कि एक सोलोलिक्यू आती है हैमलेट के अंदर, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, यानी कि मारूं या मर जाऊं, या मारूं या नहीं मारूं। तो ये सिर्फ वो क्या करता है, उसके अंदर का थॉट चल रहा है, वो अपने अंदर सोच रहा है उस बारे में। ऐसे आपको मैकबेथ के बारे में देखता है कि इज दिस आ डेगर, कि ये उसे डैगर मतलब जब वो उसको मारता है किंग को, किंग डंकन को मारने से पहले उसे डैगर दिखाई देता है, खंजर दिखाई देता है उसको लटका हुआ, तो वो चीज़ सिर्फ वो उसके बारे में क्या होता है, सोच रहा होता है। तो उसके इनर थॉट्स होते हैं आपकी जो सोलोलिक्यू होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोलोलिक्यू क्या होती है, उसकी इनर थॉट होती है, वो अपने आप में उस बात को सोचता है डायरेक्ट, या तो ऑडियंस के साथ वो उस बात को शेयर करता है, अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट शेयर करता है, लेकिन अदर कैरेक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। तो ये आपको वहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये आपकी सोलोलिक्यू, आई होप अब समझ आ गया होगा आपको। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स। आपको बताना है कि रिवर्सल ऑफ यानी कि जो फॉर्चून होता है, भाग्य का बदलना,
वो क्या आपका होता है, जो कि पॉलिटिक्स में अगर हम जाने यहाँ पे, तो मैंने आंसर इसका पहले से आपके सामने आ गया है, मैंने शायद इसको लगाया नहीं होगा। तो यहाँ पे पेरिफेसिया आपको देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम बात करें अरिस्टोटल क्या करते हैं पॉलिटिक्स में, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून को दिखाते हैं यहाँ पे, नॉन एज पेरिफेसिया, जो कि आप पेरिफेसिया के नाम से आप इसको पेरिफेटिया भी नाम से भी आप उसको जानते हैं। इज अ सडन यानी कि अचानक होने वाली, आयनिक यानी कि जो आयरॉनिक आपको शिफ्ट करता है, यानी कि जब प्रोटैगनिस्ट होता है उसके भाग्य का जब बदल जाता है, यानी कि पहले शुरू में सब कुछ अच्छा दिखाया जाएगा, उसके कैरेक्टर दिखाया जाएगा, लव लाइफ दिखाई जाएगी, उसके बाद वो सारी चीज़ें उसमें कैरेक्टर आपको उसमें होती हुई जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लेकिन अचानक ऐसा कुछ होगा जो क्या हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, उनके भाग्य का बदलना। ठीक है, तो भाग्य पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई देगा, या तो उस तरीके से पहले वो अमीर होता दिखाई देगा, आपको सब कुछ होगा उसके पास, लेकिन अचानक उसके पास से सारी दौलत चली जाएगी। इस तरह से उसकी लाइफ में इस तरह की घटना घटेगी, या उसकी बहन को मार दिया जाएगा, ये हो जाएगा, उसका बदला लेगा, ये वो। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो देखने को मिलती है वो क्या होता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपको देखने को मिलता है मैकबेथ में क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में जब आपको देखने को मिलता है कि वो क्या होता है, डंगन को मार देता है, और मारने के बाद जब क्या होता है, अच्छा दिखाई देता है कि अब वो राजा बन गया, और उसके बाद उसे लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें घटनी बंद हो जाती हैं। क्या होता है कि फिर लोगों में ये इस चीज़ को मतलब फैलती है बात कि इन्होंने मतलब राजा मतलब उसको किंग को मारा है, और इस तरीके से सारी चीज़ें उसकी विपरीत होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मैकबेथ के अकॉर्डिंग विपरीत होनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है, यानी कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है, यानी कि भाग्य का बदलना हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं रहती हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो वो हो सकता है कि वो कैरेक्टर जो सीकर यानी कि हमार्सिया उसका देखने को मिलता है, रेदर यानी कि देन ठीक है वाइस उसका कुछ यानी कि कुछ गलत वर्क वो ना करे, तब भी आपको देखने को मिलता है कि डिज़ाइन टू यानी कि वो पीटी, या फिर उसकी यानी कि दया या यानी कि दर्द के अकॉर्डिंग, या फिर उसके डर के अकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिलता है। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है। तो ये किसने दिया, यहाँ पे अरिस्टोटल ने दिया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द पोएट हु डिस्क्राइब पोइट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज। आपको बताना है यहाँ पे कि इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स डिस्क्राइब किया था पोइट्री के अंदर, तो वो किसने किया था। क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो लगाए हुए हैं सारे ऑप्शन सो हो रहे हैं, ये गड़बड़ हो रहा है भाई काम। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं, अभी आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं, आंसर सामने ही आ गया हमारे पास। तो इजरा पाउंड आपको देखने को मिलता है, इजरा पाउंड। और इजरा पाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो इजरा पाउंड यानी कि डिफाइन करता है इस बात को। ठीक है, वो कहता है कि दिस वे, ठीक है, स्टेटिंग दैट पोइट्री गिव अस, ठीक है, गिव अस यानी कि इक्वेशन नॉट फॉर एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स, ठीक है, ट्रायंगल और स्क्वायर। अगर हम बात करें कि वो कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स होता है यानी कि पोइटिक में मैथ यानी कि जो जो पोइट्री होती है उसके अंदर मतलब जो फिगर्स होती है वो आपको ट्रायंगल या फिर स्क्वायर आपको देखने को नहीं मिलता है, वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते। बट फॉर द ह्यूमन इमोशन, उसमें जो आपकी पोइट में जो पोइट्री में होता है वो ह्यूमन इमोशन ज़्यादा मायने रखते हैं, ना कि आप मैथमेटिक्स आप वो चीज़ें लगाओ कि जोड़ घटा आप वहाँ पे देखो कि इस तरीके से हो गया। वो क्या करते हैं पोइट्री के अंदर यानी कि जोड़ देते हैं कि आपको जब आप पोइट्री लिख रहे हैं तो आपको ह्यूमन इमोशन पे आपको जोड़ देना चाहिए। तो इस बात को वो बताते हैं यहाँ पे। तो ये इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स तो डिस्क्राइब पोइट्री में वो करते हैं अपने, तो ये हमें ध्यान रखना कि कौन करता है, जरा पाउंड करते हैं। ये से कैसे हो गया, एक सेकेंड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख देते हैं हम। अभी हमने क्वेश्चन देखा था यहाँ पर ये वाला इजरा पाउंड वाला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूफनी। ठीक है, ठीक है, यूफनी आपको बताना है यूफोनी क्या होता है, तो वो आपको बताना है यहाँ पे सीरियस साउंड होता है या फिर प्लेजेंट साउंड होता है या फिर बिटर साउंड होता है या फिर मिक्स्ड साउंड आपको देखने को मिलता है। तो क्या होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अगर मैं बताऊं आपको तो आंसर हो जाएगा हमारा प्लेजेंट साउंड, यानी कि एक प्लेजेंट साउंड के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। तो यानी कि यूफोनी की बात करें, यूफोनी की बात करें तो इज द इक्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लेजिंग टू द ईयर, जैसे कि आपको सुनने में अच्छा लगता है यानी कि आपके कानों को मधुर स्वर आपको भाते हैं, तो करेक्टराइज करता है द हार्मोनियंस, ठीक है, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ एंड म्यूजिकली प्लेजेंट साउंड इन स्पीच और राइटिंग में आपको देखने को मिलता है, जो कि
आपको एक मतलब एक शांति का प्रतीक आपको देखने को मिलता है, मधुर स्वर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह की यानी कि साउंड को हम क्या कहते हैं, प्लेजेंट साउंड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्चुअली बाय द कंबाइनिंग सॉफ्ट कंटेंट साउंड लाइक, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो वोवल्स हो सकता है, क्रिएटिंग आप फॉलो इफेक्ट डाल सकता है, एज सीन इन फ्रेज लाइक सॉफ्ट। ठीक है, जैसे कि हमने कोई सी वर्ड के बारे में दिया, सॉफ्ट है, सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको विलियम शेक्सपियर के सोनेट में आपको देखने को मिलता है। आपको देखने को मिलता है सो सॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी। तो ये आपको देखने को मिलता है इस तरह से, यानी कि जो आपको साउंड ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं आपकी पोइट्री के अंदर, जो बिल्कुल क्या होंगे मतलब बिल्कुल एक इस तरीके से प्लेजेंट साउंड आपको यहाँ पे क्या कराएंगे, महसूस कराएंगे। ठीक है, फील्स कराएंगे आपको। ठीक है, यूटिलाइज सॉफ्ट साउंड और जेंटल फ्लो आपको उसमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स, आपको बताना है यहाँ पे कि टॉकिंग टू वन, आपको बताना है यहाँ पे टॉकिंग टू वन सेल्फ। आपको यहाँ पर ये जो दिया गया है यहाँ पे वर्ड, इसको बताना है आपको कि ये क्या है। क्या ये यानी कि गैरोडिलिटी है, या फिर ये स्पोक मैन है, या फिर सोलिलिक्यू है, या फिर असाइड आपको देखने को मिलती है। तो उसका मीन्स आपको बताना है कि क्या मीन्स हो जाएगा। मीन्स की बात करें तो ये सोलिलिक्यू है। टॉकिंग टू वन सेल्फ, जब क्या करता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से, यानी कि जब बात कर रहा है वंस, केवल एक, और वो भी अपने आप से बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सोलिलिक्यू हो जाएगा। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। चारों ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो हम बात करें यहाँ पे गैरोलिटी की बात करें तो इज द नाउन, ये एक नाउन होता है। नाउन को क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग करता है क्वालिटी ऑफ, उसकी क्वालिटी ऑफ बीइंग्स। ठीक है, एक्सपेंसिवली यानी कि टॉकटिव आपको देखने को मिलता है, जो कि एक्सपेंसिवली यानी कि जो बातें उसके बारे में बताया जाता है, स्पेशली रिगार्डेड ट्रेवल और या फिर क्या है यहाँ पे यूनिपोर्टनेट मैटर्स में आपको देखने को मिलता है इस तरह से। तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे गैरोलिटी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद स्पोक मैन की बात करें तो इज अ पर्सन चूज, जो कि चूजन करता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, किसी ग्रुप को से यानी कि क्या करता है, ऑर्गेनाइज यानी कि स्पोक मैन जो होता है ना, जो अच्छा बोल सकता है। ठीक है, यानी कि और गवर्नमेंट के द्वारा उसको चुना गया स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, इट्स बिहाफ ऑफिशियली, जो कि ऑफिशियली हो सकता है। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेटिंग करता है, जो कि इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक और मीडिया के थ्रू आपको देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोकमैन बोलते हैं। असाइड क्या होता है, देखो अभी आपने सोलिलिक्यू को समझा है। ठीक है, सोलिलिक्यू क्या होता है वो मैंने आपको समझा। असाइड के बारे में समझा देते हैं। असाइड क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया है कि एन असाइड इज अ ड्रामेटिक डिवाइस, ये भी ड्रामेटिक डिवाइस होती है, वेयर अ कैरेक्टर, ठीक है, ब्रीफली स्पीक डायरेक्टली टू द ऑडियंस और दैम सेल्फ, यानी कि अनहियर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सोलिलिक्यू क्या होता है, कि जब सोलिलिक्यू ये होती हैं, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, कि जब वो क्या करता है, अपने आप से बात करता है, किसी और से बात नहीं करता, अपने आप से बात करता है, इनर थॉट करता है लेकिन किसी के बारे में या अपने बारे में भी कर सकता है, या किसी अन्य के यानी कि अदर पर्सन के बारे में भी वो कर सकता है, लेकिन उसके बारे में ओनली क्या होता है, ऑडियंस से वो डायरेक्ट बात कर, मतलब ऑडियंस से क्या करता है, मतलब ऑडियंस को भी वो नहीं सुनाता, लेकिन क्या है कि ऑडियंस सुन रही होती है। ये नहीं कि वो ऑडियंस से बात कर रहे हैं, वो ऑडियंस को आपको सुनाई दे रहा है, वो सिर्फ अपने आप से बात कर रहा है, वो सोलिलिक्यू है। लेकिन यहाँ पर जो असाइड है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा असाइड में अदर कैरेक्टर भी स्टेज पर मौजूद होंगे, लेकिन वो सारे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, अनवेयर रहेंगे उस बात से जो वो सामने वाला बात कर रहा है। या आपने वो बोलता हुआ भी आपको सुनाई देगा, हल्की हल्की उसकी आवाज़ भी आएगी, लेकिन सामने वाले को उस बात से वो क्या रहेंगे, अनवेयर रहेंगे। ठीक है, उस बात को वो नहीं सुनते हुए दिखाई देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि उनको समझ नहीं आ रही है, उनको पता नहीं लग रहा है, वो असाइड होता है आपका। यानी कि अदर कैरेक्टर भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। सोलिलिक्यू में कोई अदर कैरेक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, वो अकेला उस बात को करता है और ऑडियंस उस बात को सुन रही होती है कि क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे असाइड में क्या होता है कि वो डायरेक्ट क्या करता है, यहाँ पे ऑडियंस के साथ बात करता है, यानी कि फोर वॉल को भी वो क्या कर सकता है, क्रॉस करता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप थिएटर वगैरह में जाते हैं, तो जब आप वहाँ पे जैसे प्ले वगैरह हो रहता है, तो वहाँ पर उसको बताया जाता है कि पीछे की दीवार है, लेफ्ट राइट, और आगे सामने जो ऑडियंस बैठी है, तो उसको फोर वॉल बोला जाता है। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट यानी कि फोर वॉल को भी क्या कर सकता है, उसको पार करने की कोशिश, मतलब उससे बाहर जाकर वो क्या करता है, ऑडियंस
से डायरेक्ट बात करता है असाइड में, तो ये आपको देखने को मिल जाता है असाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपको ओथेलो में आपको देखने को मिलेगा इयागो, ज़्यादातर इयागो का जो रोल दिया गया है वो क्या करता है, वो भी अपने साथी दिमाग में जो भी कुछ चल रहा होता है ना, वो डायरेक्ट क्या करता है ऑडियंस के सामने आपको देखने को मिलता है। फोर वॉल को वो क्या करता है, पार करने की कोशिश करता है, मतलब डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है। और अदर कैरेक्टर्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उनको वो सब चीज़ें वहाँ पे वो क्या होते हैं, अनवेयर होते हैं उससे, और वो सब डायरेक्ट क्या करते हैं ऑडियंस से बात करता है अपने अंदर जो भी उसके अंदर चल रहा है। यानी कि वो ओथेलो को तो समझाता रहता है कि जेलेसी अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन वो चाहता है कि वो जेलेस हो, है ना, वो यानी कि डेस्टिमोना को वो क्या करे, वो मतलब उससे जेलेस हो, और यानी कि जो कैसियो है उससे क्या करे वहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि उस पर शक करे वो, ताकि उसकी लाइफ क्या हो जाए, बिल्कुल बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को वहाँ पे मिलती है, जो कि आपका ओथेलो में देखने को मिला है। और ये अब आपको समझ आ गया होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं और लेके आ जाऊंगी अगर आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है, तो मैं उनसे भी आपको समझा दूंगी सोलिलोक्वी और असाइड में जो अंतर होता है वो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसमें बहुत ज़्यादा हम फंस जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में मुझे और एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आने हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़, मेरी मेहनत है जो मैं कर रही हूँ आप सभी के लिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, आप मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी मोटिवेट होंगी, ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी सी वीडियो बना के लेके आऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज अ सेजूरा इन पोइट्री। सेजूरा के बारे में आपको बताना है यहाँ पे कि ये क्या होता है पोइट्री के अंदर हम जब यूज करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से समझें। अ लाइन कंटेनिंग यानी कि कॉन्सियसनेस, या फिर स्प्रिंग रिदम आपको देखने को मिलता है, या फिर अ पॉज इनडायरेक्टली बाय अ कोमा, या फिर नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्या है, ये एक पोज होता है जो कि क्या है, कोमे के रूप में आपको यहाँ पे इंडिकेट आप करते हैं, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं आंसर यहाँ हमारे सामने, और इसको समझ भी लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने दी है, ठीक है। सेजूरा की बात करें तो ये इसका प्लूरल यानी कि प्लूरल, ठीक है, प्लूरल आपका शब्द होता है यहाँ पे देखने को मिलता है सेजूरा, ठीक है। सेजूरल्स आपको देखने को मिलता है। इज अ ड्रामेटिक, यानी कि ड्रामेटिक होता है, ठीक है, यानी कि रिदमिक आपको पोज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। राइमेटिक जो कि हम क्या करते हैं, पोज लेते हैं अपनी पोइट्री के अंदर टू ब्रेक, यानी कि और या फिर ब्रेक विद अ लाइन ऑफ पोइट्री, जो कि एक लाइन को क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है उस लाइन को, आपको अलग से मतलब अलग ब्रेक करके आपको बताता है, ठीक है। टिपिकली यानी कि अक्यूरिंग इन द मिडल एंड मार्क, ये बीच में भी हो सकता है, आपका मार्क लगाता है, जो कि बाय पंचुएशन लाइक अ कोमा के रूप में, जैसे हमने कोमा लगाया, या फिर इसमें पीरियड इसको बोलते हैं, या फिर इसको डैश बोल सकते हैं, ठीक है। कोमा, पीरियड और डैश आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल टू ईर, ठीक है, टू एर इज हुमैन, आप देखिए यहाँ पे कोमा लग रहा है, और या फिर ये आपको देखने को मिल रही है लाइन आपको बड़ी बड़ी सी, तो ये क्या सेजूरा के रूप में आपको जानते हैं आप इसको। टू फॉरगिव विद यानी कि डिवाइन, ठीक है, आप ये सिंगल कोमा लगाए और ये डबल कोमा लगाए, और ये आपको देख सकते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये किसका, अलेक्जेंडर आपको पोप का आपके देखने को मिलता है। सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, इसके मतलब ये बता रहा है यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप का ये लाइन है, ठीक है। तो ये सेजूरा में आपको देखने को मिलता है, ये जो लाइन आपको देखने को मिलती है इस तरह से, तो वो क्या होता है, सेजूरा आप जानते हैं। एक और देख लीजिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, आपको देखने को मिलता है, ये कोमा आपको देखने को मिलता है, और ये जो लाइन है ये सेजूरा है। लेट एंड सोन, ठीक है, और ये किसका है भाई, ये जो लाइन मैंने ली यहाँ पे ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो आई होप आप सेजूरा के बारे में आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हेन वाज लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश। आपको बताना है कि जो लिटरेचर एंड यानी कि एंड डोगमा ये एक वर्क है, ये पब्लिश हुआ था कब, ठीक है, और ये भी बताना है कि किसका वर्क है। तो 1869 में, या 1885 में, 1849 में, या फिर 1873 में आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर हमारे सामने हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1873 में आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये वर्क किसका है ये भी समझ लेते हैं। ये जो वर्क है हमारे प्यारे मैथ्यू अर्नोल्ड का है, ठीक है, आपको देखने को मिलता है। तो लिटरेचर एंड डोगमा, इसका फुल टाइटल की हम बात करें तो फुल टाइटल यहाँ पे दिया गया है, लिटरेचर एंड डोगमा एंड एसे, ठीक है, टॉवर्ड्स अ बेटर अपेयर, ठीक है, अपेरेशन ऑफ अ बाइबल आपको देखने को मिलता है। और ये कब आया था, 1873 में आपको देखने को मिलता है। ये ओरिजिनल अगर हम बात करें वर्क वाज पब्लिश, जिसको पब्लिश कराया था किसने, स्मिथ एल्डर, ठीक है, स्मिथ एल्डर एंड को,
ठीक है, जो कि कंपनी है, ठीक है, उसने इसको क्या किया था, पब्लिश कराया था इन लंदन में। ओरिजिनली पब्लिश कराया गया था और लिखा किसके द्वारा गया था, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था और इसको आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपको देखा कि पब्लिश कब कराया था, 1873 में आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये समझ आया होगा क्वेश्चन आपका। चलिए भाई आगे क्वेश्चन बढ़ जाता है, आगे हमारे पास है। तो हमने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यानी कि मिसमैच विद रेफरेंस टू यानी कि मस्कुलिन लाइन, आपको जेंडर आपको बताना है, यानी कि मस्कुलिन जेंडर के रूप में आपको बताना है यहाँ पे। तो बोर, ठीक है, यानी कि सो आपको देखने को मिलता है, फॉक्स, विक्सन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बक आपको देखने को मिलता है, ड्यू, और यहाँ पे दिया गया है बक, रैबिट एंड पिक रैबिट। तो इनमें से कौन सा मिस मैच आपको देखने को मिल रहा है? तो डेफिनेटली ये जो लास्ट में हमारे सामने है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा मिस मैच हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें, अब बिग रैबिट रेफर करता है टू मेल रैबिट के बारे में, इसका जो क्या हो जाएगा, इसका मेल रैबिट आपको देखने को मिलेगा। विल पिग रैबिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इज अ स्पेसिफिक टर्म, ये एक टर्म है फॉर द यानी कि स्ट्रेन, यानी कि जो स्ट्रेन यूनिटेड स्टेट लिंगोम यानी कि उसमें दिया गया है आपके लिए यहाँ पे, यानी कि टिपोरिजा विंटर्स, ये एक नाम है यहाँ पे। ऑल्सो नोन एज गॉड्स रूम और कैट गुड, तो इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। व्हील द बैग, जो कि बक होता है, इज यानी कि मैमल, यानी कि मैमल यानी कि यूज फॉर ब्रीडिंग। द पी रैबिट इज अ प्लांट, ये एक प्लांट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो बक रैबिट का जो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल रैबिट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। आपको बताना है कि पर्सनल यानी कि आपको बताना है डायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, आपको बताना है कि क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो दे आपको देखने को मिलता है, वन अनदर है, माई सेल्फ है, या फिर टू माई सेल्फ आपको देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर हो जाएगा टू माई सेल्फ हो जाएगा। आपको यहाँ पे टू माई सेल्फ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव में आपको पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, टू माई सेल्फ हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन भी है इसके हमारे लिए। अगर हम बात करें एन इनडायरेक्ट, जो कि पर्सनल जो कि प्रोनाउन रेफर करता है आपका, ठीक है, फॉर हुम और टू हुम व्हेन एक्शन इज डन, जो कि एक एक्शन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा यानी कि किया जा रहा है, वो आपको देखने को मिलता है। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, यानी कि सेम पर्सन और थिंग, यानी कि उसी पर्सन के बारे में ही यानी कि उसी चीज के बारे में ही बात की जा रही हो डायरेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यूज करने को अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। यूजुअली फॉलोइंग यानी कि प्रीपोजिशन लाइक टू और फोर, इसमें आपको देखने को मिलता है, जो आपकी प्रीपोजिशन देखने को मिलती है जो इसके साथ लगा जाती है वो टू और क्या हो जाएगी, फोर आपको देखने को मिलती है। टू इंडिकेट करता है द यानी कि रिसिपेंट ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट इटसेल्फ, जबकि कि सब्जेक्ट क्या है, अपने आप में है। तो आई स्पोक टू माई सेल्फ, जैसे यहाँ पे दिया है कि आई स्पोक, ठीक है, आई स्पोक टू माई सेल्फ, यानी कि मैंने बोला अपने आप के लिए, ठीक है, यानी कि मैंने वो बात खुद बोली। तो व्हील वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, ठीक है, या फिर हिम सेल्फ एंड यानी कि हर सेल्फ आर, ठीक है, स्टैंडर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको देखने को मिलते हैं। दे ओनली फंक्शन एज इनडायरेक्ट आपको देखने को मिलता है व्हेन देयर रोल इन द सेंटेंस इज दैट ऑफ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए इसके साथ हमारे पास क्या लगा है यहाँ पे टू माई सेल्फ आपको देखने को मिल जाता है। एंड अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइन वर्ड इज, आपको बताना है ये जो अंडरलाइन वर्ड है, ये अंडरलाइन में कर नहीं पाई, ठीक है, लेकिन ये अंडरलाइन है, यहाँ पे इतना एरिया आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है, एक्सप्रेशन करता है मतलब किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या ये आपको बताना है यहाँ पे, क्या ये बता रहा है कि वर्बल नाउन है, अबस्ट्रिक्ट नाउन आपको देखने को मिलता है, अबस्ट्रिक्ट नाउन तो ये नहीं है, ठीक है, यानी कि कंक्रीट नाउन आपको नहीं देखने को मिलता है, नन ऑफ दिस। तो क्या बचा हमारे पास, वर्बल नाउन, क्या हो जाएगा, ये वर्बल नाउन आपको बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अबस्ट्रिक्ट नाउन तो तब होगा ना जब यहाँ पे कोई फीलिंग्स से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंक्रीट नाउन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली वर्बल नाउन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इन दिस सेंटेंस की बात करें तो टीचिंग क्या है, एक्ट एज द सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि बिहेविंग लाइक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है। विल यानी कि रिटेनिंग इट्स क्या है, वर्बल मीनिंग इसका देखने को मिलता है, एंडिंग इन द आईएनजी में लगा हुआ है, तो ये क्या मिल जाएगा आपका, जिरंड के रूप में जाना जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे आपको। अगर अच्छे लगे हैं, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके कि आपको वाकई ही ये वीडियो पसंद आ रही है, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरीके से वीडियो आगे लेके आती रहूं। और मेरा मोटिवेशन आप लोगों से ही है। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और आप सभी के लिए और अच्छे से मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आऊँगी, ताकि हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर लाने में मददगार ये साबित हो आपकी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद रहेगी आपके लाइक्स की, आपके कमेंट्स की, और वो भी अच्छी लगी तो पॉजिटिव में आप बताएंगे। अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डेफिनेटली आप वहाँ पे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि नहीं आप अच्छा नहीं बना रहे, अच्छी नहीं आपने नॉलेज दी है, तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी हमारे पास माइक की थोड़ी सी कमी हो रही है, तो वो भी 2-4 दिन में माइक की भी पूरी हो जाएगी, तो मैं माइक भी मैंने मंगवा लिया है। तो हम डेफिनेटली कंप्लीट ये जो शोर आपको सुनाई देता है, ये आगे आपको सुनाई नहीं देगा, बस 1-2 दिन की बात है। उसके बाद हमारे पास माइक आ जाएगा और हम डेफिनेटली बहुत अच्छे वे में पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।